Hello students, myself Rakesh Misra. This is part 6 video of full set of revision of heredity and evolution. In previous few video section, you have learned the concept basis question from this lesson, that is heredity and evolution. But since past 5 video, you have learned the short and long question type question that is actually necessary to revise for your examination, because the question that you will get in the examination will probably match with this kinds of questions. So you should have the more and more practice regarding the very short answer type question, short answer type question and long question. So in that series, this is the part 6 video in which you will learn the question number 28 onward. In previous video lecture, you have learned the question number 19 to 27, and in this video you will learn the question number 28 onward. As according to question if too longer, then I will take too longer time in order to revise themselves thoroughly. If question is too short, then it will take about very short time. So as according to question, the video become too longer or become too shorter and having the single 1 2 3 question, or having sometime more than 5 questions. So it is depend totally upon the question. Don't worry, you should have a pen paper in order to note down the concepts and answer. Now back to question number 28. लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 27 हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके लिए जो कुछ वीडियो लेकर के आए, किसके लिए, हेरिडिटी वाले टॉपिक से लिए। हेरिडिटी वाले जो हमारा चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसमें जो हेरिडिटी का टॉपिक है उससे जो भी आप क्वेश्चन करें वो प्रीवियस ईयर हो, इधर उधर का करने से कोई फ़ायदा नहीं। जो सब प्रीवियस ईयर है, जो कभी न कभी स्टूडेंट को परेशान कर चुका है, लेकिन ऑलमोस्ट अगर वीडियो के साथ आप डेली देख रहे हैं, वीडियो को नोट कर रहे हैं, क्वेश्चन को भी नोट कर रहे हैं, आंसर को भी नोट कर रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एटलीस्ट आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो पार्ट है, इस तरह से अगर आपको एग्ज़ाम में मिल रहा है कि अगर इस तरह का कोई हमारे पास अगर गैमीट्स है, ठीक है, इस तरह का अगर कोई प्रोजिनी है, पेरेंट्स है, तो इससे कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे, तो इससे कुल 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। कौन कौन मैंने बताया था, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, फिर स्मॉल ए कैपिटल बी, और ये स्मॉल ए स्मॉल बी। ये 4 तरह के क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने इसको क्लियर कर दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं 28 पे। 28 क्या है, 28 है मेंडल क्रॉस्ड अ प्योर वाइट रिसेसिव पी प्लांट विथ अ डोमिनेंट प्योर रेड फ्लावर्ड प्लांट, व्हाट विल बी द फर्स्ट जनरेशन ऑफ F1 हाइब्रिड। ठीक है, मेंडल ने क्या किया था कि क्रॉस करवाया था प्योर वाइट रिसेसिव पी प्लांट्स, वाइट और रेड, ध्यान से सुनो, रेड और वाइट जो है ये तुमने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स में पढ़ा ही नहीं था, लेकिन ये कभी कभी कंडीशन दे देता है। ठीक है, तो कंडीशन अगर दे दे प्योर वाइट रिसेसिव पी प्लांट्स और रेड के साथ अगर क्रॉस दे दें, तो इसके लिए क्या लिखेगी, ये F हाइब्रिड में, इसको आप F1 हाइब्रिड में मानेंगे, F2 में भी मान सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेंडल ने जो क्रॉस करवाया था रेड, वो एक्चुअल में बाद में आइडेंटिफाई किया बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि रेड जो है, जो रेड कलर है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, यानी उसको हम कैपिटल आर से लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको ये जानना है कि ये आर हम लिखते थे राउंड के लिए, ठीक है, राउंड और रिंकल्ड के लिए, लेकिन यहाँ पे कैपिटल आर ये मानना है कि जो प्लांट्स है वो पी प्लांट्स के केस में, यहाँ पे बस ये मान के चलो पी प्लांट के केस में नहीं। आंसर में ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे दिया है। यहाँ पे हम रेड को क्या मान लेना है, डोमिनेंट, ठीक है, और इसका क्रॉस किससे हो रहा है, वाइट से हो रहा है, और इसको आप लोग स्मॉल आर मान लीजिए। इससे गैमेट्स क्या बनेंगे, कैपिटल आर, और इससे गैमेट्स बनेंगे एक गैमेट्स स्मॉल आर, यानी ये गैमेट्स हो गया, ये पेरेंट्स हो गए। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाएंगे पूरे का स्क्वायर बना करके कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, तो क्या बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल सब में यही भर जाएंगे, यानी कि ये रिजल्ट कितना आएगा, 4 के चारों रिजल्ट यही आ जाएंगे, यानी कि 100% क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, अगले जनरेशन में सबको पता है F2 में क्या आ जाएगा, कैपिटल आर एक आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 आ जाएंगे, स्मॉल आर, यानी कि
रेड का परसेंटेज कितना आएगा, रेड का 75% 3 और वाइट का 1 आ जाएगा। लेकिन ये फिनोटिपिकली रेड होंगे। इसमें से आपको जीनोटिपिकली कौन कौन से वेरिएशन देखने को मिलेंगे, आपको जीनोटिपिकली 1 जो है कैपिटल आर, 2 जो है कैपिटल आर स्मॉल आर, और 1 जो है कैपिटल आर, यानी कि जीनोटिपिक रेशियो इसका 1:2:1 होगा। तो ये बिल्कुल अब टाल पेरेंट्स की तरह से ही दिखेंगे, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हम कॉपी में लिख लेंगे। चलो आते हैं नेक्स्ट क्या है, वाई मेल आर कॉल्ड हेटेरोगैमेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई मेल आर कॉल्ड हेटेरोगैमेटिक। देखो ह्यूमन बीइंग में 2 तरह के गैमेट्स बनते हैं, ठीक है, एक होमोगैमेटिक टाइप होते हैं, होमोगैमेटिक होते हैं, और दूसरे होते हैं हेटेरोगैमेटिक टाइप। होमो मीन्स क्या होता है बायोलॉजी में, होमो मीन्स हमेशा बायोलॉजी में होता है इक्वल, क्या होता है इक्वल, और हेटेरो मीन्स क्या होता है अनइक्वल। अब गैमीट्स, गैमेटिक मीन्स क्या होता है, ये वर्ड अगर निकाल दे तो इसका मतलब सीधे लिखेंगे गैमीट। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्या चीज़ गैमीट्स में इक्वल कह रहा है, क्या अनइक्वल कर रहा है। तो सीधी सीधी बातें मैं बता दे रहा हूँ, इधर उधर घुमाने की बात नहीं है। ये कह रहा है क्रोमोजोम, ये सीधा सा कहानी आपको ले आके छोड़ दे रहा है क्रोमोजोम पे, ठीक है। और क्रोमोजोम जो है होमोगैमेटिक होगा कि हेटेरोगैमेटिक होगा, तो ये आपको पता है कि ओवम में, जो ओवम होता है उसमें लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोजोम क्या होता है XX, और स्पर्म में, ठीक है, ओवम में, ओवम लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स XX नहीं होता। ओवम जो है एक ही टाइप का होता है, कौन टाइप का होता है, किस टाइप का होता है, सिर्फ X क्रोमोजोम वाला होता है, ठीक है। ओवम जो होता है वो X क्रोमोजोम वाला होता है, और जो स्पर्म होता है, ठीक, जो स्पर्म होता है उसमें X एंड Y बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स बनते हैं, X एंड Y बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स फॉर्म इन द sperm. Listen, that is the basic way to define the whatever the important characteristics of ovum and sperm. Listen, this should be explained in your own language. In this way you can say that there are only one type of gametes form in the ovum, that is in female there are only one type of gametes form, there are only one types of gametes form in the female, while in male the 2 types of gametes form, one is the X type and other is the Y type. In this way you can say that human has unequal type of gametes, one has the X chromosome and other has the Y chromosomes, so that the human being are heterogametic type, while the female human being is homogametic type having only X type of ovum, each time the ovum form having X type, while in human being some sperm will have the X chromosome, some have the Y chromosome, some other have X chromosome, some by the Y chromosome. That's why the human males are called heterogametic and human female are called homogametic. अब एक बार और बता दे रहे हैं, इसको लिख लीजिए कॉपी में, human male are heterogametic because of having formation of different types of gametes, and human male female is homogametic having equal types of gametes. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द परसेंटेज पॉसिबिलिटी ऑफ कपल हैविंग डॉटर्स। कह रहा है कि डॉटर्स का जो कपल से अगर डॉटर बनने की पॉसिबिलिटी है तो वो कितना परसेंट होती है। जैसे मान लो कि ये कपल है, एक फीमेल है, ठीक है, एक फीमेल है और दूसरा कपल क्या है, ये मेल है। इनसे सन और लिसन, इससे सन और डॉटर बनने की पॉसिबिलिटी कितना परसेंट होती है। लिसन, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, लिख लो कॉपी में। ऑलवेज द पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी फॉर सन और डॉटर इज 50%, बिकॉज मेल कंसिस्ट 2 टाइप ऑफ स्पर्म, द X and Y. If the sperm containing X chromosome fuse with the ovum, then there will be possibility of daughter. If sperm containing Y chromosome fuse with the ovum, then there will be possibility of son.
ठीक है, ये तुमको दिमाग में रखना है और इसी पे फोकस करना है। चलो आते हैं, तो हमेशा ये क्या हो जाएगा 50%। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 50%। 31 पे आते हैं। 31 क्या है? 31 है गिव द पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन प्लांट्स एंड मेंशन वन इज रिसेसिव एंड विच इज डोमिनेंट। कह रहा है इसमें से कुछ कैरेक्टर्स है जिसको फाइंड आउट करना है, हालांकि दिया नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि गिव द पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन प्लांट्स एंड मेंशन विच वन इज रिसेसिव एंड विच वन इज डोमिनेंट। देखो क्वेश्चन छूट गया, क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो, लिख लो इसमें से। हाइट, हाइट ऑफ पी प्लांट्स। सेकंड क्या था? सीड शेप था। और थर्ड क्या है? सीड कलर। तो इसका क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, सिर्फ वीडियो लेक्चर में मिलेगा, पीडीएफ के फॉर्म में नहीं मिलेगा। इसमें से आप डोमिनेंट रिसेसिव छांटना, इसमें से डोमिनेंट रिसेसिव छांटना, इसमें से। ये आपके लिए मैं दे दे रहा हूँ HW, जो कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहले के लिए क्या होगा, दूसरे के लिए और तीसरे के लिए। हाइट के लिए डोमिनेंट रिसेसिव क्या होंगे, सीड के लिए डोमिनेंट रिसेसिव, सीड शेप के लिए और सीड कलर के लिए डोमिनेंट रिसेसिव क्या होगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? नेम द साइंटिस्ट हु इस्टेब्लिश द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। कह रहा है उस साइंटिस्ट का नाम लिखिए जिसने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। तो लिख लो कॉपी में, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय चार्ल्स डार्विन, सॉरी ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल was the scientist who gave the laws of inheritance। आते हैं 33 पे। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ जीन्स इन एन ऑर्गेनिजम्स। लिसन, जीन्स कंटेन, लिख लो कॉपी में, जीन कंटेन, बहुत बार लिखवाया जा चुका है, जीन कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ particular traits of the body, traits of the body and responsible for body design and responsible for body design। ठीक है, जीन कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टिकुलर ट्रेट्स ऑफ द बॉडी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जीन कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टिकुलर ट्रेट्स। यहाँ पार्टिकुलर ट्रेट्स का मतलब सभी जीन्स, एक जीन्स जो है सभी तरह की इंफॉर्मेशन कैरी करके नहीं ले जा पाएगा, एक जीन्स सिर्फ एक तरह की इंफॉर्मेशन रखता है। पार्टिकुलर ट्रेट्स ऑफ द बॉडी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी डिजाइन। ठीक है, तो ये जीन्स का फंक्शन हो गया। अब आते हैं 34 पे। गिव द रिस्पेक्टिव साइंटिफिक टर्म फॉर द स्टडिंग। कह रहा है कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, इसके लिए कुछ जो है साइंटिफिक टर्म्स देना। ये सब बोर्ड के हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ, सारा क्वेश्चन कॉपी पे लिख दोगे, आपको इन फ्यूचर कभी जेनेटिक्स के पोर्शन को रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चैप्टर 1 ही रिवाइज करना है। इसके बाद मैं सीधे चैप्टर 1 पे आ जाऊँगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर लेफ्ट करके उससे हम चैप्टर 1 पढ़ाए भी नहीं आपको, और इसके बाद चैप्टर 1 को मैं क्वेश्चन पिकअप करूँगा, उसको रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? मैकेनिज्म बाय विच वेरिएशन इज क्रिएटेड। सो मैकेनिज्म जिसके वजह से वेरिएशन क्रिएटेड होता है उसको बोलेंगे जेनेटिक्स। क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स। जीन्स में बहुत सारे चेंजेज हो जाते हैं जिसकी वजह से मैकेनिज्म, जिसकी वजह से वेरिएशन क्रिएट होता है। इसमें क्या क्या आता है, लिख लीजिए कॉपी में। म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये भी बता देंगे किसी दिन, दोनों का मतलब एक ही होता है जेनेटिक्स और जेनेटिक ड्रिफ्ट में।
म्यूटेशन में क्या होता है, इमीडिएट चेंज इन द जीन्स ऑफ अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स, और ये क्या है, इमीडिएट चेंज इन द ट्रेट्स ऑफ अ पॉपुलेशन। ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, इसको बोलते हैं स्पेसिएशन। स्पेसिएशन नोट कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे। नो इंडिविजुअल्स आर एब्सोल्युटली अलाइक इन अ पॉपुलेशन, वाई। कह रहा है कि पूरे पॉपुलेशन में कोई भी इंडिविजुअल एक जैसा नहीं दिखता है। तो इसके पीछे एक रीजन थोड़ा ना, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। फर्स्ट चीज क्या है, फर्स्ट चीज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट चीज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये पॉइंट लेकर के इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ये पॉइंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेकर, पहले तो ओवरऑल हम लिखेंगे यस द स्टेटमेंट इज ट्रू दैट नो इंडिविजुअल्स आर एब्सोल्युटली अलाइक इन अ पॉपुलेशन बिकॉज, अब उसमें बिकॉज लिख करके पॉइंट 1 लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एज वी नो दैट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नीड ऑफ टू पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स दैट इज डिफरेंट पेरेंट्स कंसिस्ट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे दोनों को मैं अलग अलग कलर से दिखा दिया। व्हेन बोथ आर ब्लेंड टुगेदर, when both get blend together, then there is possibility to have the different types of individual in the next generation, different types of individual in the next generation that may have the both characteristics of parents, both characteristics of parents, so that we can say that the variation is created due to the fusion of two different gametes comes from the two different parents। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला रीजन। दूसरा, जो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए कॉपी में, म्यूटेशन। म्यूटेशन इसका मतलब क्या होता है, इमीडिएट चेंज इन, इमीडिएट चेंज इन जेनेटिक, इमीडिएट चेंज इन जेनेटिक कैरेक्टर्स ऑफ living being, immediate change in genetic characters of living being called as mutation। Third, sometimes acquired characters, sometimes acquired characters also play important role in the variation among the population। Acquired characters, listen carefully, acquired characters sometimes also play important role in variation because genetic characters are similar to the one is similar to the another brother or another sister, but it attain the different size of the body, that is the responsible of their acquired character। The size of body is responsible due to the acquired character, it is not inherited characters। ये जिम वगैरह करके अपने बॉडी डिजाइन को थोड़ा सा ठीक ठाक कर लिया तो एक्वायर्ड कैरेक्टर की वजह से अपने ब्रदर से या सिस्टर से डिफरेंट हो सकता है। तो ये पॉपुलेशन में हमको 3 तरीका हमको मालूम चल गया, म्यूटेशन, एक्वायर्ड कैरेक्टर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है एक ही पॉपुलेशन में डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट वैरायटी के होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गया जिसको मैंने समझा दिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज हेरिडिटी। कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज हेरिडिटी। तो इसको कई बार बताया जा चुका है, प्रॉपर्टी बाय विच लिविंग इंडिविजुअल, property by which living individual able to pass genetic information to the next generation, to the next generation कॉल्ड एज हेरिडिटी। अगर यही प्रोसेस हो जाएगा तो ये इनहेरिटेंस हो जाएगा, ठीक है। ये कई बार बताया जा चुका है, इसमें हमको टाइम नहीं लेना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जिसको आपने पढ़ा 36 तक के लिए, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में हमने 28 to 36 को रिवाइज कर लिया है, ठीक है।
अब हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 37 ऑनवर्ड हम रिवाइज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 60 क्वेश्चन जो है अलग अलग पैरामीटर से लिए गए। अब इसके बाद कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे जिसको हम लोग टच करेंगे। वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। जो भी वीडियो आपको मिल रहा है वो आप लास्ट तक देखिए और एक एक चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, सारे क्वेश्चन के साथ आंसर को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद भी अगर कोई पॉइंट्स नहीं समझ में आएगा तो सीधे लाइव क्लास। थैंक यू।